नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझन वाली सच्चाई पर बात कर रहे हैं। भारत में जन्म दर, जिसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर कहते हैं, वो कम तो हो रही है, जी हाँ, कम हो रही है। पर पूरे देश में एक जैसी रफ्तार से नहीं। और यही जो असमानता है, ये अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे मतलब परिसीमन, डिलिमिटेशन की वजह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बहस का कह सकते हैं एक केंद्र बन गई है। बिल्कुल, ये काफी अहम मुद्दा बन गया आजकल। हाँ, और हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये आउटलुक पत्रिका के एक लेख पर आधारित है, जनसंख्या, परिसीमन और भारत का भविष्य। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर जीएस पेपर्स के लिहाज से बहुत जरूरी है और आम जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। तो आज हमारा मकसद है समझना कि भारत में जन्म दर में ये फर्क क्यों है, आबादी के आंकड़ों और आने वाले परिसीमन का क्या रिश्ता है, और सबसे जरूरी, दक्षिणी राज्यों की चिंताएं क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी। चलिए इसे खोलते हैं फिर। तो शुरुआत करते हैं जन्म दर में ये जो असमानता है उससे। बिहार का उदाहरण लेते हैं। हाँ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2021 के मुताबिक वहां TFR 3.0 है। जी, जो देश में सबसे ज्यादा है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA की 2025 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में बिहार की 3 पीढ़ियों की एक कहानी भी है। सरस्वती देवी, अनीता देवी और पूजा कुमारी। अच्छा। सरस्वती देवी 1976 तक 30 की उम्र में उनके 5 बेटे थे। उनकी बहू अनीता 1990 के दशक में उनके 6 बच्चे हुए। और फिर अनीता की बेटी पूजा, उसने 2020 के दशक में 23 साल की उम्र में पहला बच्चा किया और फिर सरकारी सलाह पर गर्भ निरोधक अपना लिया, दूसरा बच्चा अभी टल दिया। तो ये बदलाव दिखा रहा है। हाँ, बदलाव तो है, पर चुनौतियां अब भी हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि अप्रैल 2023 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना। हाँ। UNFPA ये भी कहता है कि भारत में एक तरह की दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो अनचाहे गर्भधारण है, हर 3 में से 1 वयस्क भारतीयों को इसका अनुभव होता है। ओह, ये तो बड़ी संख्या है। हाँ, और दूसरी तरफ लोग जितने बच्चे चाहते हैं कई बार उतने पैदा नहीं कर पा रहे। मतलब करीब 30% कम बच्चे चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। और ये जो असमानता है राज्यों के बीच, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे आर्थिक अवसर अलग-अलग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में फर्क है, शिक्षा का स्तर, सामाजिक मान्यताएं, ये सब भूमिका निभाते हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी जैसे राज्यों में प्रगति थोड़ी धीमी रही है, TFR ज्यादा है। जी। जबकि केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य, वो तो रिप्लेसमेंट रेट यानी 2.1 से भी नीचे जा चुके हैं। अच्छा। तो ये विकास की अलग-अलग रफ्तार को साफ दिखाता है। और यही अलग रफ्तार अब एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन रही है, खासकर जब हम परसीमन की बात करते हैं। अगली जनगणना जो शायद 1 मार्च 2027 से शुरू हो, वो कई बड़े नीतिगत बदलाव ला सकती है। सीटों का पुनः आवंटन भी इसमें शामिल है। जी, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, यहीं पर दक्षिणी राज्यों की मुख्य चिंता यही है कि उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया, TFR कम किया। बिल्कुल सही। और अब उन्हें डर है कि इसी सफलता की वजह से उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा फिर से हो सकता है। सोचिए जरा, आज भी हमारी लोकसभा की जो 543 सीटें हैं, हाँ, वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। तब भारत की आबादी सिर्फ 54.8 करोड़ थी। जी। तब से आबादी बहुत बढ़ गई है। जी, और राज्यों के बीच का अनुपात भी बदल गया है। दक्षिणी राज्यों का अभी लोकसभा में करीब 24% हिस्सा है, लेकिन अगर नई जनगणना के हिसाब से परिसीमन हुआ % तक की कमी, तो उनका तर्क ये है कि भाई हमने अच्छा काम किया, जनसंख्या नियंत्रण किया और अब हमें इसकी सजा मिल रही है। वाजिब सवाल लगता है। हाँ, कि क्या प्रतिनिधित्व सिर्फ आबादी के नंबरों पर आधारित होना चाहिए या राज्यों के विकास, उनके योगदान, उनके शासन को भी कोई महत्व देना चाहिए? आउटलुक के लेख में इसी पर अलग अलग नजरिए भी हैं। जैसे तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल थियागाराजन का तर्क है। हाँ, उन्होंने काफी मुखर होकर कहा है। उनका कहना है कि दक्षिण के राज्य देश की GDP में ज्यादा योगदान करते हैं, उनकी आबादी कम है, जन्म दर कम है, फिर भी उनका राजनीतिक वजन कम हो जाए, जबकि उत्तर के राज्यों की आबादी ज्यादा है पर वो कई विकास सूचकांकों में पीछे हैं। क्या ये ठीक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े भी मानते हैं कि दक्षिणी राज्यों का डर बेवजह नहीं है। असल में इसी डर की वजह से पिछली सरकारों ने परिसीमन को टाला भी था। 1976 में सीटें फ्रीज की गईं। हाँ, मुझे याद है। और फिर 2001 में उस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अच्छा। हेगड़े का कहना है कि अगर ये फ्रीज हटा
तो भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल जाएगा। उत्तर को सीटें मिलेंगी, दक्षिण का प्रभाव कम होगा। तो ये सवाल उठता है, क्या ये उचित है? क्या प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ सिर गिनना है या शासन और प्रगति को सम्मान देना भी है? वहीं लेख में कविता मुरलीधरन एक और पहलू याद दिलाती हैं। तमिलनाडु का इतिहास रहा है केंद्र के, कह सकते हैं, दबदबे के खिलाफ संघर्ष का। जी हाँ, हिंदी विरोधी आंदोलन हो या नीट या नई शिक्षा नीति का विरोध। वो कहती हैं कि अब परिसीमन को सही ठहराने के लिए संख्याओं के अत्याचार या टायरेनी ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ सीटों के बंटवारे का खेल नहीं है। सही बात है। बढ़ती आबादी और ये राजनीतिक खींचतान, ये समाज के अंदर तनाव बढ़ाती है। ये महिलाओं के अधिकार, उनकी प्रजनन स्वतंत्रता, भाषा का सवाल जो हमारी सोच को आकार देती है, और कैसे पूरी की पूरी आबादियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब गहरे मुद्दों पर तुरंत बात करने की जरूरत पैदा करती है। तो कुल मिला के कहानी ये है, भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार अलग अलग है। इससे आने वाले परिसीमन को लेकर गंभीर राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जी। दक्षिणी राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें अब डर है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और ये पूरा मुद्दा, जैसा हमने कहा, यूपीएससी के लिहाज से भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जैसे विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या हम राजनीति, सीमाओं और ये सत्ता के समीकरणों से ऊपर उठकर, चाहे कुछ देर के लिए सही, खुद को सिर्फ एक प्रजाति के तौर पर देख सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।